भारत कैसे फेडरल कंट्री बनता है। देखो, जैसे हमने देखा बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम बहुत छोटा देश था, काफ़ी छोटा देश था, हरियाणा से भी छोटा था। पर वहाँ पे क्या हुआ, फेडरलिज्म को अपनाया गया है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाया गया। सोचिए, हमारा देश बहुत बड़ा है, कई सारे लैंग्वेज है, हिंदी, उर्दू, फारसी, तमिल, कन्नड़, पता नहीं कौन कौन सा लैंग्वेज है, भोजपुरी। तो बहुत सारे लैंग्वेज है, कई सारे रिलीजन्स है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सारे धर्म है यहाँ पर। हर तरीके के लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी होना चाहिए सही। तो इसलिए फेडरलिज्म यहाँ भी अपनाया गया। पहले जब देश आज़ाद हुआ तो पूरा एक नेशन आज़ाद हुआ, पूरा एक देश आज़ाद हुआ, फिर उसका पार्टीशन हो गया। बहुत ही पेनफुल पार्टीशन, काफ़ी खून खराबा भरा हुआ पार्टीशन हुआ भारत का, काफ़ी दर्दनाक था उस समय। फिर क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया क्या, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट। ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्या लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट। क्या हुआ कि कई सारे जो राजवाड़े वाले जो देश अलग अलग स्टेट थे, वो आके हमसे मिले और मिलकर एक पूरा यूनियन ऑफ स्टेट बनाई है। उसे हमें क्या बोला गया, इंडिया बोला गया। ठीक है, तो इंडिया में कहीं भी ऐसा यूज नहीं किया कि हम फेडरेशन का काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जो प्रिंसिपल है वो फेडरलिज्म पे बेस्ड है पूरा का पूरा। हमने कहीं यूज़ नहीं किया ये वर्ड, फेडरेशन का वर्ड यूज़ नहीं किया है, वी नॉट यूजेस। ठीक है, लेकिन भारत में क्या, फेडरलिज्म जो भी प्रिंसिपल्स है फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स है। ठीक है, भारत का पूरा इंडिया यूनियन क्या है, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे काम करता है। भारत में दो तरीके के गवर्नमेंट है, टू टायर ऑफ गवर्नमेंट है। एक है यूनियन गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया को दर्शाता है पूरे विश्व में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को दिखाता है। और फिर एक तीसरी टायर की गवर्नमेंट को भी जोड़ा गया, जिन्हें पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ कहा गया। जो जैसे मान लीजिए जो विलेज वाले इलाके थे उसमें पंचायत हुआ, और जो अर्बन वाले में म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, सबका कार्यक्षेत्र अलग अलग है। ठीक है, और जो कार्यक्षेत्र है वो किस में डिसाइड हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिसाइड हो चुका है कि कौन सा कार्यक्षेत्र किसके पास रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके के लिस्ट बने। पहला बना यूनियन लिस्ट, उसमें कौन सब्जेक्ट, नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट रखे हैं। ठीक है, जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री, सुरक्षा, भारत की सुरक्षा का, फॉरेन अफेयर का, और बैंकिंग का, कम्युनिकेशन का, करेंसी का। ये नोट तो पूरे देश में एक ही चलेंगे ना, इन्हें ना कि उत्तर प्रदेश में चल रहा है दूसरा नोट गांधी जी वाला, बिहार में किसी और लालू वाला नोट चलने लगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, यूनियन लिस्ट में आता है कि इसको सेंट्रल देखता है। ठीक है, फिर दूसरा एक लिस्ट बनाया गया, और इसके ऊपर अगर कोई भी लॉ बनाना होता है तो आराम से यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कोई भी रोक नहीं सकता उसको। अलोन कैन मेक लॉ रिलेटेड द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। जो जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन है उस पर यूनियन आराम से, यूनियन गवर्नमेंट है, लॉ बना सकता है, कैसा भी लॉ बना सकता है, उनके ऊपर उनकी मर्जी चलती है। ठीक है, अब जब स्टेट जो है, स्टेट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट में ट्रेड्स और कॉमर्स, एग्रीकल्चर जैसे इशू होते हैं, इरिगेशन जैसे इशू होते हैं, तो स्टेट इस पर लॉ बना सकता है। ठीक है, स्टेट इस पर आराम से अपना लॉ बना सकता है। कोई भी लॉ बनाना हो इन सब के रिलेटेड, स्टेट आराम से बना देगा। ठीक है, एक तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, जिसमें दोनों का साझेदारी होती है, यूनियन का भी और स्टेट का भी। उसमें कौन कौन से आते हैं, आपके एजुकेशन आता है, फॉरेस्ट आता है, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें, ये सब चारों चीज़ें आती हैं। जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि भैया बता दीजिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा पूछता है। तो जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि डिफेंस, 1 नंबर क्वेश्चन जिसमें जो आए हैं, तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन में कैसे पूछेगा। तो जैसे पूछ देगा कि डिफेंस ऑफ द कंट्री किस लिस्ट में आता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, कौन से, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और नन ऑफ दिस। तो आप कौन सा लिस्ट टिक करेंगे,
आप पूरा अगर आपको याद है कि कौन सा लिस्ट किस में आता है, याद होने की जरूरत नहीं, आपके अगर दिमाग में हल्का सा भी दिमाग है, आपके सर में अगर हल्का सा दिमाग है तो आप सोच सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ तक आती है। ठीक है, अब मान लीजिए, ये बात आप हमेशा याद रखिए, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है, कि मान लीजिए एक आपको कंडीशन, जब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है कि बोल दे कि ये एक जगह कोई ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन बना देगा कि जिसमें दोनों लॉ पे टकरार हो जाएंगे। हमारा स्टेट लॉ बनाइए उस पर कुछ और तरीके का, जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है उस पर स्टेट लॉ बनाइए किसी और तरीके का, और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो किसी और तरीके का, तो किसका मान्य होगा, उसी में राहुल पिंकी निंकी करके लिख देगा, आप लोग को सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें आपको ऐसा बताना पड़ेगा, तो किसका लॉ मान्य होगा, यूनियन का लॉ, यूनियन गवर्नमेंट का लॉ मान्य होगा। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का लॉ मान्य होगा। भारत में, भारत एक ऐसा कंट्री है जिसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन चलता है। कौन सा, होल्डिंग टुगेदर, मतलब एक साथ रुके हुए हैं। ठीक है, इसमें जो पावर्स होते हैं वो हर एक स्टेट को एक जैसे नहीं मिले हैं। डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, इक्वल पावर नहीं मिले, कुछ स्टेट्स को कुछ ज़्यादा पावर मिला है, कुछ स्पेशल स्टेटस मिला है, जैसे जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, जो छिन चुका है, पर मिला हुआ था, जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। आप वॉज लिखेंगे कभी भी लिखेंगे तो, ठीक है, मतलब उनको मिला था। जैसे उनका जो कई जगहों पर उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान उनका खुद का था, जहाँ पर भारतीय संविधान के कई सारी चीज़ें नहीं लागू होते थे। ठीक है, जैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल नहीं होता था उसके स्टेट असेंबली के अप्रूवल के बिना। ठीक है, स्टेट असेंबली का कुछ मान लीजिए भारत सरकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है तो उस वो वहाँ पर फॉलो नहीं होता था, पहले वहाँ की जो स्टेट असेंबली थी, पहले वहाँ पर आप इसको बहुमत से पास कराइए, फिर वहाँ पर ये फॉलो होगा। ठीक है, और आप लोग कोई भी इंडियंस वहाँ पर जाकर घर नहीं खरीद सकते थे, वो जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट नहीं थे, वहाँ पर जाके घर नहीं खरीद सकते थे, ना ही ज़मीन खरीद सकते थे। ठीक है, अब शायद ऐसा हो सकता है। ठीक है, और कई सारे भारत के ऐसे छोटे छोटे यूनिट हैं जो ना ही स्टेट हैं, वो स्टेट नहीं है, उनको स्टेट से कम पावर मिली गई है, उन पर सेंट्रल ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो उन्हें बोला था यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे छत्तीसगढ़, सॉरी चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, और इंडिया का जो कैपिटल है दिल्ली, भारत का जो राजधानी है दिल्ली, वो भी उसी में आता है। ठीक है, इन्हें यूनियन टेरिटरी कहा आता है। इनके पास स्टेट से काफ़ी कम पावर होता है। दिस स्टेट डू नॉट हैव अ पावर ऑफ अ स्टेट, स्टेट का पावर नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होते हैं इसको देखने के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। ठीक है, पावर शेयरिंग, जैसे मान लीजिए जो चीज़ें, अगर मान लीजिए जो पावर शेयरिंग क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, पावर शेयरिंग बेसिक स्ट्रक्चर है। तो मान लीजिए इन पावर शेयरिंग में अगर चेंजेस लाना होगा कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या करना पड़ता है, पहले तो ये ऐसे नहीं पास हो जाते हैं, पहले आप पार्लियामेंट में जाएंगे, दोनों हाउस में, दोनों हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों में 2/3 की मेजॉरिटी होनी चाहिए आपके पास, तब जाके आप कोई बिल आगे ले जाएंगे। और उसके साथ साथ आपको लगभग लगभग जो टोटल स्टेट हैं उसके आधे से अधिक जगहों पर इसको वहाँ की विधानसभा में पास कराना पड़ेगा, तब जाकर आपका पास होगा। जैसे आप ये देख लीजिए जीएसटी, जब जीएसटी लागू हुआ तो पहले तो यहाँ पर पास हुआ। ठीक है, पहले हमने पार्लियामेंट में पास हुआ, पार्लियामेंट में पास होने के बाद लगभग लगभग 15-16 स्टेट्स में भी ये पास हुआ था, उससे अधिक की स्टेट पास हुआ था, तब जाके जीएसटी लागू हुआ, ना जीएसटी लागू नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में आता है वो।